आता हूँ, थोड़ा छोटा रखेंगे रिप्लाई, 3-3 मिनट में पूरा कर लेंगे। विवेक जी, आपने अनिल जी की बात भी सुनी, जॉर्ज ऑरवेल का बड़ा अच्छा उन्होंने एग्ज़ाम्पल दिया और दिनेश जी की बात भी सुनी। लेकिन राहुल के जो मुख्यतः जो सारे अटैक थे, वो बीजेपी और आरएसएस के ऊपर थे। अगर आप उसको ओवरऑल पिक्चर के रूप में देखेंगे, तो उनके सारे अटैक बीजेपी और आरएसएस के ऊपर थे और उनकी थ्योरीज पर थे। इवन उन्होंने मोदी का नाम भी कहीं नहीं लिया, देखा जाए तो बहुत कहीं रेयरली कहीं कोई नाम लिया होगा तो लिया होगा। तो आरएसएस और बीजेपी के ऊपर अटैक जो है, उसको देश के ऊपर अटैक के रूप में देखा जा रहा है, एक्चुअली देखा जाए तो। अब ये मुझे नहीं समझ में आता है कि आप आरएसएस पे, और आरएसएस अब आजकल ऐसा हो गया कि आरएसएस पे आप अटैक करो तो देश के ऊपर अटैक समझा जाता है। एक्चुअली ये समझते हैं कि वो हमारी मदर ऑफ, वो भी कुछ मदर हुई ना, मदर ऑफ बीजेपी है ना वो, तो देखा जाए तो इनको तो मदर से बड़ा प्यार है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, मदर ऑफ ये, मदर ऑफ वो, ये तो मदर ऑफ बीजेपी भी है। तो उन्हें कोई भी अटैक जो आरएसएस पर होता है, उसकी थ्योरी पर होता है, तो वो उनको लगता है कि ये सारा का सारा जो है देश के ऊपर हमला है, कि मुस्लिम ब्रदरहुड से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहला कम्युनिकेशन पढ़ लें सरदार पटेल का, जिसमें आरएसएस को बैन किया गया था, उसपे क्लियर कट लिखा हुआ था कि ये एक हिंसक ऑर्गेनाइजेशन है जो घृणा फैलाती है और देश के अंदर इसका काम सिर्फ तोड़ना है और कुछ भी नहीं। पटेल का जिसमें आरएसएस को बैन किया गया था, उसपे क्लियर कट जी 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 जी। तो इसी संदर्भ में विवेक जी, उन्होंने गलत क्या कहा? अगर आरएसएस और बीजेपी पे अटैक कर रहे हैं तो कहीं भी कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें देश से अंदर रहे बाहर रहे क्या फर्क पड़ता है? नहीं, वो बात सही है आपकी। उन्होंने गलत कुछ नहीं कहा। मैंने अपने पहले निवेदन में भी यही कहा कि गलत कुछ नहीं कहा। सिर्फ उसका टाइमिंग, उसका प्लेस जो है वो गलत था। वो उन्होंने अवॉइड करना चाहिए था। हालाँकि देखिए, जब दुनिया भर में राइट विंग का बोलबाला हो, ऐसे समय में दुनिया की सारी जो डेमोक्रेटिक ताकतें हैं, उनका एक एक्सिस बनना बहुत लाज़मी है और बहुत ज़रूरी है और वो बनना चाहिए। उसकी कोशिश होनी चाहिए। लेकिन पहले तो अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए थी? आपने भारत जोड़ो यात्रा खत्म करने के बाद तुरंत आपको उसको बिल्ड ऑन करना चाहिए था, उसको और आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं गए राहुल गांधी? क्या प्रॉब्लम था? क्यों नहीं कैंपेन करने गए? क्या इस बात का उनको डर था कि नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद भी अगर कांग्रेस की हालत बहुत खराब हो जाती है तो उसका पूरा जो ठिकरा है वो उनके सर पर पड़ा जाएगा? मतलब इस तरह की अगर कोई इस तरह का कोई डर उनके मन में है तो फिर वो पॉलिटिक्स छोड़ ही देना। तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों नहीं जाते आप? रामदास आठवले जैसे व्यक्ति के पार्टी को 2 सीटें मिलती है वहाँ पर, एनसीपी को 7 सीटें मिलती है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस कांग्रेस की हालत इतनी बुरी क्यों है? तो आपने जाना चाहिए वहाँ पर, आपने वहाँ पर कैंपेन करना चाहिए था। तो आपको जो बात कहनी है, वो बात भले ही कितनी भी सही हो, उसका टाइमिंग और उसकी जगह जो है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मुझसे अनिल जी ने भी कहा कि भई परसेप्शन बनाना, एक नैरेटिव बनाना, ये आज के पार्टिकुलरली आज के पॉलिटिक्स में, भारत के पॉलिटिक्स में, जहाँ पर प्रोपेगेंडा ने इतना बड़ा एक स्पेस कैप्चर कर लिया है, ऐसे समय में उस प्रोपेगेंडा को कि अगर आपको काउंटर करना है, तो आपको भी अपना एक स्ट्रॉन्ग नैरेटिव बनाना होगा। देखिए, आप कितनी भी सही बात कर लें, लेकिन अगर लोगों के आँखों पर पर्दा पड़ गया है, डिमोनेटाइजेशन होने के बावजूद लोग इतने इतने सफ़र किया, लोगों ने इतना सफ़र करने के बावजूद बीजेपी को जिस तरह से लोगों ने मत दिया है, बीजेपी नहीं हारी उसको। बीजेपी बढ़ के बल्कि उनके उनकी सीटें बढ़ गई, वो उनमें इज़ाफ़ा हो गया, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सामने आ गई। हाँ, आपने देखा हाथरस का नैरेटिव जो है, हाथरस में बीजेपी जीती, रामपुर में बीजेपी जीती, मोरबी में बीजेपी जीती, लखीमपुर खीरी में बीजेपी जीती। तो किसी भी तरह की बीजेपी के खिलाफ जाने वाली नेगेटिव बात जो है वो बीजेपी को अफेक्ट नहीं कर रही है। तो आपको स्ट्रेटेजिकली सोचना होगा कि भाई जितना आप बीजेपी पे इस तरह का अटैक करेंगे वो उनके फेवर में जा रहा है। तो आपको क्या करना है? आपको अभी निचले स्तर पर अपनी पार्टी को बढ़ाना है, उसको उसका ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग करना है, आपको अलायंसेस बनाने हैं। आप इस तरह की बातों में ना उलझे तो अच्छा है। आप जैसा महाराष्ट्र में हो गया, महाराष्ट्र में देखिए 3 पार्टियाँ इकट्ठा आ गई तो उसका जो एक एक नैरेटिव बना पाए है वो, जिस तरह से अभी रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुआ,
वो बाई इलेक्शन उन्होंने जीता है पूना में। तो इस तरह का काम आपको करना पड़ेगा। आप मैथमेटिक्स करिए ग्राउंड पर, आप जोड़ने की कोशिश कीजिए, अलग-अलग पार्टियों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कीजिए, एक स्ट्रैटेजिक अलायंसेस बनाइए और आपका जो पॉलिटिकल नैरेटिव है देश पे बनाइए। तो ये करना ज़रूरी है। ये बात सही है कि आप आरएसएस के खिलाफ कुछ बोलते हैं तो कोई देश के खिलाफ नहीं, मैंने पहले भी कहा कि भई वो देश के खिलाफ उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बीजेपी जो है और बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जिनकी आँखों पर पर्दा पड़ गया है, वो इस तरह जो भी बीजेपी कहेगी उसी को सच मानने लगे हैं। तो फिर क्या फ़ायदा है? आप इस तरह की बातें करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है अंततः? इसलिए आपको अभी ग्राउंड पर हार्ड पॉलिटिक्स करने के बजाय आप ये सारे काम ना करें, उसके बगैर आपको कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास बचा नहीं है। आप 24/7 आपके पास तो लग्ज़री ऑफ टाइम है, जो प्रधानमंत्री के पास नहीं है, जो होम मिनिस्टर के पास नहीं है, वो तो मिनिस्टर भी है, उनको वो भी काम करना पड़ता है। उसके बावजूद प्रधानमंत्री समय निकाल लेते हैं 24/7 पॉलिटिक्स करने के लिए। तो आपके पास आप तो मंत्री नहीं है, आप तो कुछ भी नहीं है। आपके पास तो उनसे ज़्यादा समय होना चाहिए। तो ये जो टाइम है आपके पास, उनसे ज़्यादा जो टाइम आपके पास है, उसका आप इस्तेमाल करिए और सही ढंग से इस्तेमाल करिए और आपका जो नैरेटिव है, वो सही ढंग से पेश कीजिए। ये जी, मेरे ख्याल से आज के समय का तकाज़ा है, उसको उन्होंने समझना बहुत ज़रूरी है। जी। एक छोटी रिप्लाई के लिए